हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फिज़िक्स मेंटर। इससे पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल लाइन फाइंड आउट की थी। डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट क्या होता है इसको भी पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं डायपोल की वजह से। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, पहले तो हम जो लिखा है उसको समझते हैं कि हमने क्या लिखा है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ द डायपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन जो है, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो इक्वेटोरियल लाइन ये वो लाइन है जो कि दो डायपोल के बीच की जो एक्सिस है, जिसको हम डायपोल एक्सिस बोल सकते हैं। यहाँ पे ना दो चार्जेस के बीच का जो ये वाली लाइन है इसको बोलेंगे हम डायपोल एक्सिस। इस डायपोल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी और पास करेगी इसके डायपोल एक्सिस के सेंटर से। तो उस लाइन को हम बोलेंगे, उस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे इस डायपोल की वजह से। तो मान लो हम किसी पॉइंट P को कंसीडर कर लेते हैं, उस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से फाइंड आउट करनी है। तो इस P पॉइंट को O से, सेंटर से मान लो ये R डिस्टेंस ले लेते हैं, R डिस्टेंस पे है और चार्जेस जैसे प्लस Q चार्ज है, इसका डिस्टेंस सेंटर पॉइंट O से A पे है, क्योंकि हमें पता होता है ना हम दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं वो 2A लेते हैं, है ना, इसीलिए लेते हैं ताकि डेरिवेशन ईजी हो जाए। तो सिमिलरली O से लेके माइनस Q चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी कितना आएगा, A आएगा। तो देखो अब आप सिंपल इसको ये देखो, ये क्या है, ये वाली जो साइड है हमारी, ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर ये वाली साइड देखो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है। इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से अगर इसको मैं ए मान लूँ, पॉइंट को इसको मान लूँ बी, तो बी पी जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर। तो ये दोनों ही डिस्टेंस क्या हैं, बराबर हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितनी होगी। तो जो प्लस Q चार्ज है उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो माइनस Q चार्ज है उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये जो प्लस Q चार्ज है ये पॉजिटिव है, और जो P पे हम अब इसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज यूज़ करेंगे, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, ये भी हमें पता है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज की वजह से हो गई, है ना। और इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पे कितना है, अब ये वाला आर नहीं लेना है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो ओ से पी तक का डिस्टेंस है। हमें क्या लेना है, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, वो हमारा आर है इस टाइम, और वो आर कितना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसकी पावर कितनी है 1/2, और इसका क्या लेते हैं हम, स्क्वायर लेते हैं। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है ना, ये स्क्वायर रूट से ये वाला और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होगी प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली E ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज की वजह से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ देखिए, तो जो Q चार्ज है ये नेगेटिव है, तो P जो टेस्ट चार्ज P पे रखेंगे उसको क्या करेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाएगा ना, इधर को फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ को होगी, ये भी हमें पता है, सीधा हम बोल देंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ को होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है E ड्यू टू माइनस Q चार्ज। और क्योंकि देखो यहाँ पे भी हमने मैग्नीट्यूड लेना होता है ना चार्ज का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, आर यहाँ पे भी कितना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन हमारे पास इतना ही वैल्यू आएगी जो प्लस Q चार्ज की वजह से आई थी, क्योंकि दोनों चार्जेस ही सेम मैग्नीट्यूड के हैं, बस इनके जो साइन है वो डिफरेंट है यहाँ पे। तो इतना आपको आई होप के क्लियर हुआ। अब देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं, एक आ रही है प्लस Q चार्ज की वजह से, एक आ रही है माइनस Q चार्ज की वजह से। अब P पॉइंट पे
दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, दोनों ही क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होने वाली है। ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट में, है ना। तो ये परपेंडिकुलर को आगे बढ़ा देते हैं और इधर को हॉरिजॉन्टल लाइन आगे बढ़ा देते हैं। देखो पहले हमें एंगल्स भी पता करने पड़ेंगे, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो एंगल पता करने के लिए आप पहले देखिए कि इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर ये जो ये वाला एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये हमने थीटा ले लिया, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो यहाँ देखो ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये जो एंगल है, और ये एंगल कितना होगा, पहले तो अल्टरनेट एंगल देखिए, फिर हम इन सबको एंगल लिखते हैं। ये और ये वाला देखो पहले, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो इसका ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, ये वाला एंगल आ गया हमारे पास, प्लस क्यू जो इसकी रेजोल्यूशन करनी है ना, इसको रिजॉल्व करना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो इसकी वजह से तो पता चल गया कि हमें यहाँ पे एंगल थीटा है। अब ये एंगल कितना बन रहा है, माइनस क्यू की वजह से कितना बन रहा है उसको भी देखते हैं। तो देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होने वाला है, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा। यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल लगेंगे वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसके साथ ये एंगल थीटा बनाएगा। अब हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जो थीटा वाला पार्ट होता है ना, जो थीटा के साथ बनती है हमारी, वो वाला कंपोनेंट कॉस होता है, इधर को कॉस कंपोनेंट आएंगे। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उसमें कंपोनेंट क्या आता है, साइन कंपोनेंट आता है, इधर को भी आएगा। चलो उनको रिजॉल्व कर लेते हैं। पहले हम प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करते हैं। तो थीटा जिसके साथ बन रहा है ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके साथ जो बन रहा है वो वाला कंपोनेंट होगा ई प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन हमारा इसका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ई प्लस क्यू साइन ऑफ एंगल थीटा आ जाएगा। तो ये तो हो गया प्लस क्यू चार्ज की वजह से रिजॉल्व कंपोनेंट्स। अब माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये एंगल यहाँ बना रही है ना थीटा एंगल, ये वाला, तो इसका थीटा ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस वाला होगा। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला लाइन है परपेंडिकुलर इसके लिए, तो यहाँ पे ये वाला इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो अब हम इनकी वैल्यू लिखते हैं कि इसकी वजह से कितना होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई माइनस क्यू साइन ऑफ एंगल थीटा। तो ये सारे कंपोनेंट रिजॉल्व हो गए। अब इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो ई प्लस क्यू की वजह से जो बन रही है हमारी कंपोनेंट साइन थीटा वाला कंपोनेंट, और ये ई माइनस क्यू की वजह से जो कंपोनेंट है प्लस साइन ई माइनस क्यू साइन थीटा वाला, तो ये वाला और ये वाला कंपोनेंट जो हमने बनाया परपेंडिकुलर लाइन पे, ये दोनों ही इक्वल और अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। नेट इफेक्ट इनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये हमें लेना ही नहीं है। तो मेन कंट्रीब्यूशन किसका हो रहा है अब, ई वाले कंपोनेंट का है ना, दोनों कॉस कंपोनेंट इस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। इसलिए अब हम देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो होने वाली है प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस माइनस क्यू की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और दोनों ही क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो चलो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर हम ये दोनों बराबर ही है ना, तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई इज इक्वल टू प्लस क्यू की वजह से कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस दूसरी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू की वजह से है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों की ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके कितने आ जाएगी ये 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दोनों की वजह से। अब देखो साथ में रह गया हमारे पास क्या क्या था, कॉस थीटा। अब ये कंपोनेंट लेने हैं ना ई प्लस क्यू की वजह से, तो ये कॉस थीटा भी था और यहाँ पे कॉस थीटा भी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये कितनी बनी 2k/q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो मैंने यूज़ कर लिया, इसको नहीं लिखूँगी, यहाँ पे लिखूँगी क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब हमें ये कॉस थीटा देखना है, ये कॉस थीटा कितना है। तो कॉस थीटा हम डायग्राम से यूज़ कर लेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। तो कॉस थीटा देखो, वैसे आपको पता होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे कॉस थीटा बेस, इस डायग्राम इसमें देखो राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, यहाँ बेस क्या है हमारा, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, दोनों बराबर रहेंगी। तो ये हमारा क्या है, बेस है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेस क्या है, ए, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। चाहे आर स्क्वायर पहले लिख दिया, कोई मैटर नहीं, अगर आपने ऐसे करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, बट फिर भी जो हमने यूज़ करते आ रहे हैं तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये लिख दिया, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, E इज इक्वल टू 2k/q अपॉन, हमारे पास था यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो हमें पता है ना, डाइपोल मोमेंट हमने पहले भी पढ़ा क्या होता है, q इंटू 2a, ठीक है। तो यहाँ पे q इंटू 2a करेंगे तो ये बचा k, और ये बन गया हमारे पास डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/2। होप्स हो कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो एक बात आती है कि यहाँ पे जो ये लिया है ना हमने, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो आर होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन ए 2a होता है, जो भी हम डाइपोल की लेंथ लेते हैं ना, तो 2a से। तो इसका मतलब ये हुआ कि और मैंने आपको बताया था डाइपोल जो होते हैं ये बहुत क्लोज ही होते हैं दोनों चार्जेस, तो ये जो लेंथ होती है ना ये निग्लिजिबली स्मॉल होती है, बहुत छोटी लेंथ होती है एक्चुअली में, है ना। तो इसीलिए हमने केस कंसीडर कर लिया है कि होता भी ऐसा है। और आर जो पॉइंट लिया है जहाँ पे हम इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे कोई पॉइंट निकाल रहे हैं, आर ना वो बड़ा है इससे, है ना, ये बड़ा है इससे, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देयरफॉर वी कैन निगलेक्ट ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो बहुत छोटी है, 2a बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर तो नेचुरली बहुत छोटा होगा। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/p। तो अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऐसे लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। आर यहाँ पे क्या हो रहेगा हमारे पास, आर स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, k/p अपॉन आर की पावर 3। दिस इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करती है इक्वेटोरियल लाइन में, है ना। और साथ में हम इसकी अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें ना, यहाँ पे अब हम डायरेक्शन लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पे अगर हम डाइपोल मोमेंट के ऊपर भी वेक्टर अगर लिख रहे हैं, है ना, तो यहाँ हम रहने देते हैं, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्यों लिखा, तो या ऐसा चाहिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड लो। अगर आपने यहाँ पे इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बनाना पड़ेगा यहाँ पे नेगेटिव साइन। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये नेगेटिव साइन यहाँ क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ से देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट है ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे वेक्टर लगा रहे हैं तो हम यहाँ पे साइन क्या लगा लेंगे, नेगेटिव साइन लगा लेंगे। इसमें एक और ज़रूरी बात मुझे आपको बतानी है कि ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इसको ट्रांसवर्स लाइन भी कहते हैं डाइपोल की। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स लाइन ऑफ द डाइपोल, ठीक है। और हमने क्या सीखा यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो भी हम पॉइंट ले रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पे, ये दोनों चार्जेस से, ये वाला चार्ज लो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे जो चार्ज लिया, दोनों ही चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, है ना। पहली बात क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, और जो ये जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे, वो हमेशा ही दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, और एक बात और कि इस इक्वेटोरियल लाइन को ट्रांसवर्स लाइन भी कहते हैं। होप से सो कि आपको आज का जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।